हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है अधिकतर जब देखते हैं, हम जब इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इतिहास के अध्ययन के दरमियान हम लोगों से एक हम लोगों को एक शिकायत रहती है कि इतिहास में फैक्ट ज़्यादा होता है। हम उसको कैसे याद करें, कौन सी तारीख इम्पोर्टेंट है, कौन सी डेट इम्पोर्टेंट है, कौन सा ईयर इम्पोर्टेंट है। ये सभी चीज़ में हम उलझ के रह जाते हैं, जिस आधार पे हम ये कह देते हैं कि इतिहास एक बहुत ही टफ और एक बोरियत सब्जेक्ट है। लेकिन हम जो है एनसीईआरटी के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि जो इतिहास में तारीखें हैं वो कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। हम लोग आज उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हम लोग का कह रहा है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण है, यानी इतिहास की जो तारीखें हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए, एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में, यानी एक वक्त था जब इतिहास जो है वो तारीखें के तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। जब किसी राजा की ताश यानी कब किस राजा की ताशपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर यानी कि गरगरम बहस से चलती रहती थी, यानी गर्मा गर्म बहस से चलती रहती थी। आप समझ के हिसाब से इतिहास के तारीखों का यानी पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि जो इतिहास में जो धारणा बनाई गई है, क्या ये धारणा सही है? तो इसमें देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होती है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे कि हम अतीत वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बातें करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ें पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। हम चीज़ों को स्वाभाविक मान कर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वो हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी-कभी अचंभे के क्षण आते हैं और कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। यानी चा चाय और कॉफ़ी पीने का जो चलन है वो शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झाँकते हुए आपके ज़हन में ये सवाल उठ सकता है कि रेलगाड़ी का निर्माण कब हुआ है? रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर-दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे? सुबह-सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में हम अखबार नहीं छपते थे, उस समय के लोग को चीज़ें की जानकारी कैसे मिलती थी। तो हम लोग जो है यानी चित्र के माध्यम से हम इस किस प्रकार बोध करता है तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब कह रहा है कि अब कह रहा है ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देता है और समय को हमेशा साल महीने के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाएं के लिए कई तारीखें तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रही है। भारत के लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था
और इस तरह की प्रक्रिया के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती है। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, ये बताना भी संभव नहीं है कि ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है। और ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं और यह लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं। जब वे खास बदलाव दिखाई देना शुरू होंगे तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं क्यों देखते हैं इसका इस जुड़ाव की इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाएं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था, लेकिन यह इतिहास महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। और इतिहास ये लिखते थे कि कौन से साल राजा का ताजपोशी पहनाया गया और किस साल उसकी विवाह हुआ और किस किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल में उन्हें कौन सी लड़ाई लड़ी और वह कब मारा गया, उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए एक निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह की इतिहासों की तिथि का महत्व बना रहता है। इससे इतिहास की तिथि का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताब में आपने देखा है कि अब इतिहास बहुत सारे दूसरे मुद्दे की दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह तरह फैले, किस तरह से रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति और समाज किस तरह बदले। ये सभी चीज़ों के ये सभी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। अब हम लोग देखते हैं कौन सी तारीखें इम्पोर्टेंट होती हैं। देखिए, कुछ तारीखें कुछ तारीखें हैं, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखों को चुनते हैं, जिस तारीखों को इर्द गिर्द हमें अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में ही महत्वपूर्ण नहीं होती है। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन के विषय पर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दे पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखों में भी बदलाव हो जाती है। यह उदाहरण पर विचार कीजिए और भारत में ब्रिटिश इतिहासकार ने जो इतिहास लिखे उन्हें उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है और यह इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल बैरन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरल वेरन हेस्टिंग, वेलेजली, बेंटिंग, डलहौजी के बारे में हम लोग कैनिंग, लॉरेंस, लीटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों इस इतिहास में गवर्नर जनरलों वायसरायों का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला की छाया रहता था। इतिहास इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों और उनकी गतिविधियां, नीतियां, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। और यह ऐसा मानो इस लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। इस क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते हैं। गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चखोटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों वर्गों के गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं और हम ऐसे क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे और इसका मकसद कहानी को इस तरह से सामने लाया
सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पे जोर देते हैं उस कहानी जो उस कहानी को पेश करने में मदद होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उससे उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती है, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होता है। तो फिर किया जाए क्या किया जाए? यानी जाहिर है कि हमें अपने इतिहास को एक अलग खाका बनाना पड़ेगा, और इसका मतलब यह है कि आज तक जिन तिथियों का महत्व दिया जा रहा था वह महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण होगी। हम अवधियों कैसे तय करते हैं? अब हम लोग तिथियों के बारे में थे, अब हम लोग अवधियों कैसे तय करते हैं। देखिए, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दर्शन के जेम्स मिल ने 3 खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी, और इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालों में खंडों में बांटा था, और कालखंड की इसका निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के लिए इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसका भी एक वजह है। हम एक दौर में तो एक दौर में तो खासियत उसके केंद्रित तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसा शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। यह शब्द अतीत के बारे में हमारे विचार को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होती है क्या महत्व होती है। मिल को मिल को लगता था कि सारे एशियाई मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं, पर इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज को आने से पहले यहाँ हिंदू, मुसलमान, तानाशाह का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैल, जातिगत बंधने और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत की सभ्यता की राह पर ले जा सकता था, और इस काल के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थान और कानून को लागू किया जाए। और मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। और उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था, और अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास की दौड़ को हिंदू या मुसलमान की दौड़ कहा कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौर में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीके का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक ही धर्म नहीं होता था। अंग्रेज द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास के आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल को बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास के इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है, और पश्चिम में आधुनिक काल का विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकत के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज
वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसा ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेज के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही यह आर्थिक विकास की प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। चलिए, अब हम लोग ने देखा, यहाँ पे मुख्य रूप से मुझे ये समझना था कि आप लोगों ने क्या यह जो इतिहास है, इतिहास में जो है मेरा तारीख कौन सा इंपॉर्टेंट रखता है, तारीख के बारे में यानी डेट तिथियाँ कौन सा इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसके बारे में समझने का थोड़ा प्रयास किए। आप लोग इसको एक दो बार देखिए तो शायद आपको ये बात समझ में आएगी। धन्यवाद।